Straight lines, video number 6. Equation of line in general form, video number 6. Shortest distance between two skew lines, video number 2, example 12. Show that the shortest distance between any two opposite edges of the tetrahedron formed by the planes this and this is 2a upon root 6. Between any two opposite edges ऑफ टेट्राहेड्रन, प्रश्न उठता है कि टेट्राहेड्रन में अपोजिट एजेस के कितने पेयर्स बनेंगे, वो मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ। देखो ये टेट्राहेड्रन है, हमने क्या किया है, सभी पे नंबरिंग कर दिया है। फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, फेस नंबर 3 एंड फेस नंबर 4। ठीक। अब देखना, अगर हम 1 के साथ 4 ले लें, फेस 1 फेस 4, तो ये एक एज बना। ठीक है, ये एज, इस देखना, ध्यान से देखते रहना, इस एज का अपोजिट एज कौन होगा। हम उस पर कलम बराबर फिरा रहे हैं ताकि आपका निगाह वहीं जमा रहे। इसका जो अपोजिट एज होगा, इसका अपोजिट एज कौन होगा, ये होगा। और ये किसके किसके किस किस प्लेन का कॉमन लाइन है, देखो, प्लेन नंबर 2 और प्लेन नंबर 3। यानी अगर हम पहला चौथा लिए थे तो उसका अपोजिट एज दूसरा और तीसरा आया था। स्टार्ट कर। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ अपोजिट एजेस, अपोजिट एजेस। पहले के साथ चौथा लिए थे, y प्लस जेड इक्वल टू 0, कामा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a। इसका पेयर, इसको नंबरिंग कर दे रहे हैं 1। एंड इसका अपोजिट एज, पहला चौथा जब लिए थे एक एज, तो दूसरा तीसरा z प्लस एक्स इक्वल टू 0 और तीसरा x प्लस वाई इक्वल टू 0। नंबर 2, अब अगर हम दूसरा चौथा एक साथ ले लें, z प्लस एक्स इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a, तो इसका जो अपोजिट एज होगा कौन होगा। आओ देखें, दूसरा चौथा लिया हमने, ये दूसरा है और ये चौथा है। ध्यान से, दूसरा चौथा ये कोर है, इसका अपोजिट एज कौन होगा। बराबर में उस पर पेन चला रहा ताकि निगाह आपकी वहीं रहे। इसका अपोजिट एज कौन होगा, इसका अपोजिट एज कौन होगा, ये होगा। और ये किन किन प्लेन का कॉमन लाइन है, देखो 1 और 3 का, 1 और 3 का। यानी दूसरा चौथा लिया तो पहला तीसरा उसका अपोजिट एज होगा। ये हमने दूसरा चौथा लिया तो पहला और तीसरा, यानी जो बच गया, y प्लस जेड इक्वल टू 0 पहला हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 0 तीसरा हो गया। नेक्स्ट, नंबर 3। अब हम तीसरे के साथ चौथा ले लें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a। तीसरा और चौथा लिया हमने, ये देखो, ये तीसरा प्लेन है, ये चौथा प्लेन है, तो इनका ये कॉमन लाइन है। इस कॉमन लाइन का अपोजिट एज कौन सा होगा, ये होगा। ये किसके किसके बीच में है, किसका किसका कॉमन लाइन है, पहले का और दूसरे का। यही बहुत ही रोचक बात आपको समझाने के लिए ये मॉडल बनना पड़ा। तो हमने लिया तीसरा और चौथा, तो इसका अपोजिट एज बनेगा पहला और दूसरा। पहला है y प्लस जेड इक्वल टू 0 और दूसरा है z प्लस एक्स इक्वल टू 0। फिर से सुनिएगा, कुल हमारे पास 4 प्लेन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर हम पहले चौथे को एक साथ ले लें, ये 2 प्लेन है ना,
तो ये दोनों प्लेन मिल करके एक लाइन बनाएंगे, कॉमन लाइन। अगर हम पहला चौथा इकट्ठे ले लें तो जो अपोजिट एज बनेगा वो कौन बनेगा? दूसरा तीसरा जो बच गया। ठीक, पहला सिचुएशन। अगर हम दूसरा चौथा ले लें तब इसका अपोजिट एज कौन जो बच गया? दूसरा तीसरा। ठीक, अगर हम तीसरा चौथा ले लें तो इसका अपोजिट एज कौन होगा? पहला दूसरा। यानी कि मोटा मोटा ये भाव निकला, 4 प्लेन हैं, उनमें से आप कोई भी 2 ले लो तो वो कोई 2 प्लेन मिलकर के एक लाइन बनाएंगे, जो 2 बच गए वो दोनों मिलकर के अपोजिट एज बनाएंगे। टेंशन खत्म। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बिटवीन एनी 2, तो इसलिए हम कौन सा पेयर ले लें? चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें। तो पहला जो लिखा वही ले लेना है। लेट अस चूज फर्स्ट पेयर। लेट अस चूज द पेयर ऑफ एजेस एज y plus z equal to 0, x plus y plus z equal to a, and z plus x equal to 0, x plus y equal to 0। नंबर 2, बकिया काम वैसे ही। पहली लाइन से होकर जाने वाला वो प्लेन निकालो जो दूसरी लाइन के पैरेलल हो। फिर दूसरी लाइन पर एक पॉइंट चूज करो, उस पॉइंट से इस प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना। तो दूसरी लाइन के डीआर्स पहले चलो निकाल लें, उसकी जरूरत पड़ेगी। डायरेक्शन रेशियोज of 2 are डिटर्मिनेंट, पहला कॉलम B1 B2, दूसरा कॉलम C1 C2। ये फार्मूला है, धड़ल्ले से यूज करिएगा इसको, जैसे मैं धड़ल्ले से यूज कर रहा हूं। दैट इज B1 B2 माने y के कोफिशिएंट्स, इस पर है हम लोग यहां पर 0 1। C1 C2 माने z के कोफिशिएंट्स 1 0। A1 A2 माने x के कोफिशिएंट्स 1 1। दैट इज -1 1 1। ठीक, ये आ गया। अब पहली लाइन से होकर जाने वाला चलो वो प्लेन निकालें जो दूसरी लाइन के पैरेलल हो। प्लेन थ्रू फर्स्ट लाइन, प्लेन थ्रू फर्स्ट लाइन इज y plus z plus lambda times x plus y plus z minus a equals to 0, implies that lambda x plus 1 plus lambda multiplied by y plus 1 plus lambda multiplied by z minus lambda a equals to 0. Number 3, if it is parallel to 2, if it is parallel to 2, then its normal will be perpendicular to 2, and so we have परपेंडिकुलरिटी वाली शर्त थोपिए, x का कोफिशिएंट लेमडा इंटू -1 प्लस y का कोफिशिएंट 1 प्लस लेमडा इंटू 1 प्लस z का कोफिशिएंट 1 प्लस लेमडा इंटू 1 इक्वल्स टू 0,
implies that minus lambda plus 1 plus lambda plus 1 plus lambda equals to 0। एक lambda तो कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा, lambda इक्वल टू -2 implies that lambda इक्वल टू -2। इसको इसमें रख दोगे तो ये उस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा जो पहली लाइन से होके जाता है और दूसरी लाइन के पैरेलल है। पुटिंग इट इन 3, putting it in 3 we get lambda की जगह -2 रखना है, -2x -y -z minus lambda a equal to 0 implies that 2x plus y plus z plus lambda क्यों रख दिए, lambda की जगह रखना था -2, तो ये +2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 है, ठीक है ना, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा तो ये हो जाएगा -2 है इक्वल्स टू 0। नंबरिंग करिए 4। दूसरी लाइन के क्वेश्चन मिट गया हमसे, उसको हम फिर से लिख दे रहे हैं। दूसरी लाइन के क्वेश्चन क्या लिया गया था, हाँ देखो ये हमारे पास है ही तो है, ये और ये छोड़ के क्या क्या बचा था x प्लस वाई इक्वल टू 0 और z प्लस एक्स इक्वल टू 0। इस पर कोई पॉइंट चूज करना है, तो क्या आपको लग रहा है कि x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, इस पर एक पॉइंट होगा? हाँ, इतनी मेच्योरिटी तो आपके अंदर होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो इसका तरीका सीखिए। किसी लाइन पर असंख्य पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, उसमें से कोई एक पॉइंट हमको चाहिए। आप एक पॉइंट नहीं असेस कर पा रहे हो तो इसका तरीका क्या, मैकेनिकल वर्क क्या है, किसी प्लेन से इसको कटवा दो तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो एक पॉइंट हो जाएगा। किस प्लेन से कटवाएं? जिस प्लेन का इक्वेशन बहुत सिंपल होता हो, सिंपलेस्ट होता हो, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इक्वेशंस को साथ साथ हल करना पड़ता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। तो एक तो ये इक्वेशन दिया ही हुआ है, एक जोड़ा, एक इक्वेशन अब ऐसा लीजिए प्लेन का इक्वेशन जो सिंपलेस्ट हो। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स से सिंपलेस्ट इक्वेशंस रखने वाला कोई प्लेन नहीं होता। x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ yz प्लेन, y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ zx प्लेन, z इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ xy प्लेन। हो गया ना? तो चलो z बराबर 0 प्लेन को ले आओ और इससे इंटरसेक्शन कराओ। तो इसमें z बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो z इक्वल टू 0 रख दोगे तो क्या आएगा, यहाँ 0 रखोगे तो x बराबर 0 आएगा, फिर x बराबर 0 यहाँ रखोगे तो y बराबर 0 आएगा। मिल गया पॉइंट आपको। तो ये तो बहुत सिंपल है ना, इसलिए इसे हम लिखना कि स्पष्टता, क्लियरली। O0 इज अ पॉइंट, एक बिंदु है, इज अ पॉइंट ऑन द सेकेंड लाइन। द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0 0 0 2a 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 2a अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट के स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट के स्क्वायर। ये नेगेटिव आ रहा है इसलिए मॉड लगा दिया, तो आंसर आ गया 2a अपॉन अंडर रूट 6। यही लाना था बेटा। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये, बेहतरीन। नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 13, एक और कर लिया जाए। मैं प्राय आपसे कहता रहता हूं कि जो मैं एग्जाम्पल्स
आपके सामने रखने के लिए सेलेक्ट करता हूँ, बहुत सोच समझ के करता हूँ। क्या सोचता समझता हूँ कि एक तो ट्रेनिंग पूरी हो जाए, सारे परिदृश्य आपके सामने आ जाए, दूसरे एग्जामिनेशंस में वो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले भी हों। ये दो मकसद रहता है और हमें सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस है, 36 वर्षों का। एग्जाम्पल नंबर 13, if 2D is the shortest distance between the lines y by b plus z by c equals to 1 comma x equal to 0 and x by a minus z by c equals to 1 comma y equals to 0, then prove that वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। इसे देखें, तरीका बिल्कुल वही जो आपको सिखाया जा रहा है। गिवन लाइंस आर, एक बार फिर से समराइज कर दें, क्योंकि जनरल इक्वेशन में जब लाइंस दी हुई हो, लाइंस के इक्वेशंस अगर जनरल फॉर्म में दिए हुए हो तो उसकी ज्योमेट्री का सिलसिला यहीं पे हम रोकेंगे। अब अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे जब लाइंस के इक्वेशंस सिमेट्रिकल फॉर्म में दिए हुए। ठीक, तो देखो टीचिंग का एक शॉर्टकट तरीका ये है कि सारे चैप्टर को हम सिमेट्रिकल फॉर्म वाली ट्रेनिंग के माध्यम से प्रस्तुत कर दें और आपसे कह दें कि यदि क्वेश्चन में इक्वेशन जनरल फॉर्म में दिया है तो उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में आप बदल लो और भैया अपना निपट लो। दूसरा तरीका ये हमने चुना हुआ है, लंबा तरीका। पहले हम जनरल फॉर्म में यदि इक्वेशन दिया हो तो क्या क्या ज्योमेट्री हम बतिया सकते हैं प्योरली, वो हमने बतिया लिया। अब अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म में जब इक्वेशन दिया हो तो क्या क्या ज्योमेट्री हम बतिया सकते हैं लाइन के बारे में। ठीक है ना। एक प्रश्न इसी बीच में खड़ा होता है कि अगर एक लाइन जनरल फॉर्म में हो, एक लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में हो, तो किस तरीके का ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो अब जो हम अभी कर रहे हैं इसमें तो कर नहीं सकते थे क्योंकि सिमेट्रिकल फॉर्म भी आ जा रहा है। तो जब हम सिमेट्रिकल फॉर्म की बातें शुरू करेंगे अगले वीडियो से, तब उसमें इन एस्पेक्ट को भी हम रखते जाएंगे जगह जगह पर कि हमको ये चीज़ फाइंड करना है। एक लाइन के इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, एक लाइन के इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में है, तो हम क्या करें। क्या जो जनरल फॉर्म में इक्वेशन दिया है उसको सिमेट्रिकल में बदल लें, तो आप देखोगे कहीं कहीं तो बदल लेना ही ठीक होगा और कहीं कहीं ना बदल लेना ही ठीक होगा। ये सारी स्थिति आपको हम क्लियर करते चलेंगे और ये प्रैक्टिस की बात है कि आप चीज़ों को कितना मजबूती से अपनी प्रज्ञा में व्यवस्थित कर सकते हैं। गिवन लाइंस आर y अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1 कामा एक्स इक्वल टू 0, एक लाइन ये हो गया, एंड x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1 कामा y इक्वल टू 0, एक लाइन ये हो गया। तो पहले हम सेकंड लाइन के DRs निकाल लें। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन आर डिटर्मिनेंट B1 B2 C1 C2, डिटर्मिनेंट C1 C2 A1 A2, डिटर्मिनेंट A1 A2 B1 B2। ये सिंबॉलिकली एक सूत्र जैसा हमने लिखा, तो इसको अर्थ ही आइए, अर्थात आपके इस संदर्भ में ये क्या रूप लेगा। B1 B2 माने y के कोफिशिएंट्स, इसको पकड़िएगा दूसरे वाले को। इस हिस्से में y नहीं है तो कोफिशिएंट 0 हो गया, इसमें कोफिशिएंट 1 है तो ये हो गया 0 1। C1 C2 माने z का कोफिशिएंट, -1/c, इसमें z नहीं है 0।
-1/c 0, a1 a2 माने x के कोफिशिएंट, 1/a 0 और डिटर्मिनेंट 1/a 0 0 1, दैट इज 1/c 0 1/a। ये तो या तो यही रहने दो और या तो इसमें c इंटू a से गुणा कर दो, दैट इज c इंटू a से गुणा करेंगे तो जाएगा a 0 c। DRs का अगर एक सेट आपके पास है उसमें आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से गुणा कर देंगे तो जो दूसरा सेट आएगा वो DRs का ही दूसरा सेट होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में कि DRs यूनिक नहीं होते, DCs यूनिक होते हैं। अब पहली लाइन से होके जाने वाला वो प्लेन निकालो जो दूसरी लाइन के पैरेलल हो, प्लेन थ्रू फर्स्ट लाइन, प्लेन थ्रू फर्स्ट लाइन is y/b plus z/c -1 plus lambda into x equal to 0 implies that lambda x plus y/b plus z/c -1 equal to 0. Number 3, if it is parallel to second line, if it is parallel to second line, then its normal will be perpendicular to second line, और second line के DRs हम निकाल चुके हैं। इस प्लेन के नॉर्मल के DRs x y z के कोफिशिएंट होंगे और इस लाइन के DRs हम निकाल चुके हैं। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लिखिए, thus lambda into a plus 1/b into 0 plus 1/c into c equals to 0 implies that a lambda plus 1 equal to 0 implies that lambda equal to -1/a. Putting it in 3, putting it in 3 we obtain -x/a plus y/b plus z/c -1 equal to 0। पहला टर्म निगेटिव नहीं छोड़ा जाता है, ये चलन की बात है, आप छोड़ दो कोई नहीं डांटेगा, लेकिन चलन की बात, परिपाटी की बात है। x/a माइनस y/b माइनस z/c प्लस 1 इक्वल टू 0। नंबर 4, अब दूसरी लाइन पर कोई एक पॉइंट चूज करिए, तो y बराबर 0 तो साफ साफ चमक रहा है, और x बराबर 0 मान लो, चाहे z बराबर 0 मान लो। तो अगर z बराबर 0 रख दोगे तो x बराबर a आएगा ना। तो x बराबर a, y बराबर 0, z बराबर 0। क्लियरली A00 is a point on the second line। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है ये, इफ 2D इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमको कोई एक्सप्रेशन लाना है, प्रूफ। नाउ 2D इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये दिया हुआ है बराबर, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस क्या होगा? सेकंड लाइन के इस पॉइंट से इस प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई या इस पॉइंट की इस प्लेन से दूरी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिखिए चाहे डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ A00 फ्रॉम द प्लेन 4 इक्वल्स टू, रखिए A00 इस पर, क्या आएगा? A/A प्लस 0/B माइनस 0/C प्लस 1 अपॉन अंडर रूट
x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 + 1 2 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में ही 2 कैंसिल कर दो, implies that d is equal to 1 upon under radical 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square, स्क्वायर करके रेसिप्रोकल ले लो, implies that 1 upon d square equals to 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square, यही प्रूव करना था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक हमने जितना भी स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ाया आपने भली भांति उसको समझा। वीडियो लाइक करें, चैनल यदि आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।